देखो जैसे NO2 का एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही तुम्हें इस एग्जाम्पल को भी बताना है कि इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ CH3 रेडिकल, CH2F रेडिकल, CHF2 रेडिकल और CF3 रेडिकल। बोलो कैसे अरेंज करोगे बॉन्ड एंगल की फॉर्म में? सबके ऊपर रेडिकल है, कैसे अरेंज करोगे? तो सबसे पहले देखो इसका क्या होता है sp2 और इसका क्या होता है sp3। इसका मतलब ये होगा कि जो CH3 रेडिकल है उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और जो CF3, CH2F और CH2F इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, मैं इस ज्योमेट्री से स्टार्ट करता हूँ। इसमें मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मतलब sp2 और p ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। मतलब कि सिंपल सी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, नीचे ये क्या हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 और ऊपर क्या हो गई p ऑर्बिटल जो खाली पड़ी हुई है। यही तो मतलब है इसका भाई, जब इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, इसका मतलब वो p ऑर्बिटल के डब्बे में पड़ा है, ऐसे ही तो पड़ा है। अब देखो होता क्या है कि जब हमारा CH3 रेडिकल प्रेजेंट था उसके लिए जो हमारी p ऑर्बिटल का डब्बा था वो ऐसे था और sp2 का ऐसे था, नीचे 3 डब्बे होंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें फ्लोरीन ऐड करता चला जाता हूँ, एक फ्लोरीन ऐड किया, एक फ्लोरीन ऐड करने से इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज होगा तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर से पिरामिडल जाने की कोशिश करेगा। भाई बोलो, सिंपल सी बात है भाई। हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट कहां जा रहा है CF3 sp3, sp3 में क्या होती है पिरामिडल होती है। तो इसका मतलब है इसे प्लेनर से पिरामिडल जा रहा है, लेकिन पिरामिडल एग्जैक्टली पिरामिडल कहां पे हो रही है, जब वो CF3 पे पहुंच गया। इसका मतलब इन दोनों के केस में कुछ ना कुछ पार्टली मिक्सिंग हो रही होगी। जैसे जब मैंने एक फ्लोरीन ऐड किया तो इनका एनर्जी गैप डिक्रीज होता चला गया। अब फिर मैंने दूसरा फ्लोरीन ऐड किया, अब मैंने क्या किया दूसरा फ्लोरीन ऐड किया, फिर और ज्यादा एनर्जी गैप कम हो गया। अब जब मैंने तीनों के तीनों फ्लोरीन ऐड कर दिए तो एनर्जी गैप बहुत ही कम हो गया, और ये हमारा किस में चला गया, मिक्सिंग में चला गया, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हो गया। बोलो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp2। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होगी, तो sp2 से कुछ वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे sp2 से कुछ वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगी sp3। या मैं सिंपल सी अगर तुम्हें बोल दूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2.4 मान लो, इसका sp2.8 मान लो, तो इसका कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हमारा बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा, सबसे पहले CH3 रेडिकल, फिर क्या आ जाएगा CH2F रेडिकल, फिर क्या आ जाएगा CHF2 रेडिकल, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा CF3 रेडिकल। तो ये हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा। बोलो ये सिंपल सी बात देखो, इसका ये क्या था प्लेनर, और ये क्या है पिरामिडल, इसे प्लेनर से पिरामिडल जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाईएस्ट एंगल था वो तो sp2 होगा, और पिरामिडल पे जो होगा वो सबसे लोएस्ट एंगल होगा। अब बीच में हमें ध्यान रखना है कि बीच में कैसे अरेंज करें। तो बीच में देखो, जब हमने एक फ्लोरीन जोड़ा तो दो फ्लोरीन जोड़ा, मतलब जैसे जैसे हम साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और जब मिक्सिंग में पार्टिसिपेट होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है। अब देखो, अगर इसका आइडियल sp2 था तो इसमें जब फ्लोरीन है तो कुछ ना कुछ मिक्सिंग हुई होगी, तो मैं मान लेता हूं कि इसका sp2.4 रहा होगा, इसका sp2.8 रहा होगा, और फाइनल क्या हो जाएगा sp3। अगर इन सब की शेप पूछने लगे तो इन तीनों की जो शेप होगी, ये तीनों जिसमें फ्लोरीन जुड़ा है, तो इनकी शेप पिरामिडल ही होगी। इनकी शेप क्या होगी, पिरामिडल। अगर एग्जाम्पल में, अगर क्वेश्चन में एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं लिखा तो तुम्हें सिंपल सा क्या करके आ जाना है, sp3 करके आ जाना है। हालांकि देगा भी नहीं, देगा तो एग्जाम्पल या क्वेश्चन देगा तो या तो CF3 देगा बिल्कुल, या CH3 रेडिकल देगा। और क्वेश्चन जो अगर हाइब्रिडाइजेशन के केस से पूछे तो डायरेक्ट देगा, अगर बॉन्ड एंगल की फॉर्म में दे तो ये इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें दे सकता है। तो इनकी शेप क्या होगी, पिरामिडल, और ये CH3 रेडिकल क्या हो गया हमारा, प्लेनर हो गया। अब मैं अगर इनको बात करूं आइसो स्ट्रक्चर, जो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है ये BF3 के आइसो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो भी प्लेनर है। आइडेंटिकल शेप वाले को हम क्या बोल देते हैं, आइसो स्ट्रक्चर। अब CH2F CH3F ये सारे के सारे पिरामिडल है, इसका मतलब ये अमोनिया के साथ है। अमोनिया क्या होती है, पिरामिडल। ऐसे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, SiS3 हो जाएगा।
बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई। ये तुम्हारा और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और देखो इसमें, अगर मैं तुम्हें ऑर्डर अरेंज करने के लिए बोल दूं NH3 और CF3, तो इनमें कैसे करोगे अरेंज? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास अमोनिया है, ठीक है, ये देखो, इस साइड एटम मान लो θ1, और तुम्हारे पास एक CF3 है, और ये मान लो तुम θ2। मुझे बताओ किस में θ बड़ा होगा? सोचो, किस में θ बड़ा होगा? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ कि इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ रिपल्शन लगाएंगे, इधर की तरफ रिपल्शन लगाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन लगाएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन लगाएगा? बोलो भाई। यहाँ पे क्या है, एक तरीके का लोन पेयर टाइप मान लो। यहाँ पे बस 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन धक्का ज्यादा लगाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन कम लगाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम लगाएगा, तो इनके बीच में ये इधर से धक्का लगाएगा, ये इधर से लगाएगा, तो जो θ2 θ1 की कंपेयर में कम डिक्रीज होगा। इसका मतलब कि जो हमारा θ2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? θ1 से बड़ी होगी। दोनों की शेप पिरामिडल ही है, दोनों की शेप पिरामिडल ही है, इसकी भी पिरामिडल है, इसकी भी पिरामिडल है, लेकिन बॉन्ड एंगल देख लो, बॉन्ड एंगल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो जरूरी नहीं है कि एक ही ज्योमेट्री, एक ही शेप होने से तुम्हारा बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम देख लो, तुम्हारे सामने अमोनिया है, इसकी ज्योमेट्री भी क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है, इसकी ज्योमेट्री भी क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल की जब हम बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल इसमें यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन है, तो ये धक्का कम लगा रहा है, कम लगा रहा है, तो θ2 की वैल्यू θ1 के कंपेयर में कम डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो θ2 है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? θ1 हो जाएगा। तो जो कोई भी तुम्हारा बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इसी तरीके से पेशेंस से उसको सोच समझ के करना है। कर लोगे? ध्यान रखना। अगर देखो, अगर मैं तुम्हें रिपल्शन के ऑर्डर ही लगा दूं कि रिपल्शन का ऑर्डर कैसे लगाओगे, तो रिपल्शन का ऑर्डर जो तुम्हारी एक्टिव लोन पेयर है, एक्टिव लोन पेयर, ब्लैक से लिख देता हूं, एक्टिव जो लोन पेयर है उनका रिपल्शन हाई होता है, उसके बाद एक्टिव, क्या बोलोगे? एक्टिव ओड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हाई होता है, और इन सब से ज्यादा बड़ा होता है किससे? इनएक्टिव ओड इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्डर होगा कि सबसे ज्यादा धक्का लगाएगा वो लोन पेयर लगाएगा, लोन पेयर के बाद ओड इलेक्ट्रॉन जो भी क्या है एक्टिव है, और उसके बाद क्या इनएक्टिव का तो क्या ही लेना, वो तो सिंपल पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो ये किसका था? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का। अब इसी में दूसरा कंसेप्ट आ जाता है टेंडेंसी टू डायमराइजेशन। दुनिया में ये बात बोलो कि कोई डायमराइज क्यों होना चाहेगा, कोई कपल बनना क्यों चाहेगा? क्योंकि वो अपनी जो सिंगल फॉर्म है उसमें ज्यादा अनस्टेबल था, उसको मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं बॉन्ड बना लूं, डायमराइज कर जाऊं, जिससे मेरे पास स्टेबिलिटी आ जाए। भाई दुनिया में सिंपल सी बात है, कोई कपल होना क्यों चाहता है, क्यों डायमराइज करना चाहता है? जैसे मैं सिंपल सा बोल दूं कि तुम्हारे पास कोई भी अगर A और B टाइप मॉलिक्यूल है और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो पड़ा होगा वो या तो स्टेबल होना चाहिए सेंटर एटम पर। अगर वो स्टेबल नहीं है तो उसको पागलों की तरह चुन उठेगी कि नहीं मुझे तो डायमराइज करना है, मुझे तो बॉन्ड बनाना ही बनाना है। तो जब उसे कुछ और कोई नहीं मिलता तो वो अपने दूसरे पेयर के साथ क्या कर लेता है? एक बॉन्ड बना लेता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? टेंडेंसी टू डायमराइजेशन। टेंडेंसी टू डायमराइजेशन। अब डायमराइजेशन होने की भी कंडीशन है कि डायमराइजेशन कब होगा। इस पूरे डायमराइजेशन पे हम इसको पॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं। ये पूरा मेन ग्रुप एलिमेंट में मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत सारे एग्जांपल बता रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट सीखने का ये है कि टेंडेंसी टू डायमराइजेशन कब होगी, कब वो डायमराइज करेगा? जब तुम्हारा फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होगा, उसी केस में तुम्हारा क्या कर जाएगा? डायमराइज कर जाएगा। तो अगर मैं सिंपल सा बोल दूं कि जो डायमराइजेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। भाई देखो, अगर तुम्हारा रेडिकल स्टेबल है तो उसको डायमराइज करने की क्या जरूरत है? वो तो अपना आइसोलेटेड फॉर्म में ही स्टेबल है, उसको क्या जरूरत है? जैसे मैं तुम्हें बहुत सारे 3 एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे तुम्हारे पास क्या है? CH3 रेडिकल है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है? CF3 रेडिकल है।
और ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है, ये एक कंपाउंड है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ए, बी और सी में मुझे बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डाइमराइजेशन, बताओ क्या ऑर्डर होगा, बोलो। तो तुम्हें कुछ नहीं देखना, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा जो रेडिकल है वो स्टेबल है, कौन सा रेडिकल है वो स्टेबल है। जो रेडिकल स्टेबल होगा उसकी डाइमराइजेशन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल सा देखो, तुम्हें पता है कि जो रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, रेडिकल की स्टेबिलिटी रहेगी वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रहने की ज़्यादा होती है, या इसके साथ जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तब भी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल है तो उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, अगर नाइट्रोजन का रेडिकल है तो उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, और तीसरा तुम्हारा आएगा कार्बन पे। ये तुम्हारा ऑर्डर होता है रेडिकल का। अब यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है, जो सी है वो सी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद तुम किस पे जाओगे, CF3 पे। जो CF3 रेडिकल है बी वाला वो ज़्यादा स्टेबल है। अब सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, ए, कि जो ए है वो स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो रेडिकल है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है, उसके पास S कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। इसकी तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन पे है तो ऑक्सीजन इसका तो मतलब ही नहीं है। लेकिन इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2, और जो रेडिकल पड़ा होता है वो प्योर p ऑर्बिटल में पड़ा होता है, जिसकी वजह से CH3 के ऊपर जो रेडिकल होता है CF3 के कंपेयर में कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये जो CAB का आया, ये आया ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या आया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि डाइमराइज सबसे ज्यादा जल्दी कौन करेगा, तो सबसे जल्दी डाइमराइज करने की टेंडेंसी किसकी होगी, CH3 की, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अगर तुम्हारा डाइमराइजेशन पूछ ले, डाइमराइजेशन, तो डाइमराइजेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोलो, यही सारी कहानी है डाइमराइजेशन की, कि फ्री रेडिकल कैसे डाइमराइज कर जाता है, क्यों कर जाता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, प्योर p ऑर्बिटल में पड़ा है। अगर उसके पास कुछ ना कुछ s कैरेक्टर होते तो वो फिर डाइमराइजेशन में पार्टिसिपेट करने की बिल्कुल भी नहीं सोचता। बोलो, बात क्लियर है। ध्यान रखना, डाइमराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल को निकाल लो कि किस तरीके से रेडिकल स्टेबल हो गए, और उसका अपोजिट ऑर्डर तुम्हारा किसका आ जाएगा, डाइमराइजेशन का आ जाएगा। दैट्स सिंपल। अब मैं तुमसे पूछने लगूं डाइमराइजेशन के केस में, देखो दो चीज इन्फ्लुएंस करती है डाइमराइजेशन होने के लिए या डाइमराइजेशन होने को। पहला तो ये कि जो रेडिकल था वो अनस्टेबल था, इसलिए डाइमराइज होके वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज क्या होती है कि चलो रेडिकल अनस्टेबल भी है, रेडिकल क्या है, अनस्टेबल भी है, लेकिन वो फिर भी डाइमराइज नहीं कर रहा। या दूसरा कि रेडिकल स्टेबल भी है लेकिन वो फिर भी डाइमराइज नहीं कर रहा। जैसे मैं तुम्हें पूछने लगूं कि ये जो CH3 है, ये वाला कंपाउंड, इसके ऊपर रेडिकल है, और मैं तुमसे पूछने लगूं व्हाट इज द डाइमराइजेशन प्रोडक्ट, व्हाट इज द डाइमराइजेशन प्रोडक्ट, क्या होगा इसका डाइमराइजेशन प्रोडक्ट। तो तुम आंख बंद करके तुरंत इसका क्या लगा दोगे, PH PH PH, और लो सर, कर दिया हमने रेडिकल को डाइमराइज। आ गया, तुम तो ये लगाओगे, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। गलत कैसे होगा कि जब तुम्हारा CPH3 रेडिकल होता है, जो ये फिनाइल रिंग होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी रिंग होती है। अब होगा क्या कि जब तुम्हारे पास कार्बन होगा, भाई ये स्ट्रक्चर होगी इस तरीके की, इसकी बनाई देता हूं, होगी, और ये हमारा रेडिकल है। अब इस केस में होता क्या है, तुम इमेजिन करो, खुद से एक बात सोचो कि अगर मैं एक CPH3 को और लाऊं इसके पास इस तरीके से कपल कराने के लिए, क्या ये कपल कर पाएगा? कॉमन सेंस, क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ कपल कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये जो इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं इसकी साइड में, क्या इसको हिंड्रेंस नहीं करेंगे? क्या इसको रोकेंगे नहीं कि हमारे पास आने से? बता, रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे?
तो इसका डायमराइजेशन प्रोडक्ट ये नहीं होता, ये डायरेक्ट कपल नहीं करता। पहले ये रेडिकल क्या काम करता है, रिएक्शन में जाता है, रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करने के बाद तुम्हारा क्या बना लेता है, पीएच पीएच, इस तरीके से यहां पे रेडिकल जनरेट कर देता है, ये रेडिकल जनरेट कर देता है। और ये रेडिकल जनरेट होने के बाद दूसरा कंपाउंड आता है ठीक ऐसा ही, वो इसके साथ कपल करता है और कपल करके क्या कर लेता है, ये देखो, दैट इज द डायमराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। क्या हुआ, क्योंकि यहां पे स्टेरिक फैक्टर था और स्टेरिक फैक्टर ने इसको डायमराइजेशन होने से रोक दिया। या मैं तुम्हें कहूं कि कभी भी कोई फ्री रेडिकल अगर आइसोलेटेड फॉर्म में स्टेबल है तो या तो वो दो तरीके से होगा, या तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होगा, या फिर उसके पास बल्कीनेस इतनी ज़्यादा होगी कि वो एक दूसरे के साथ कपल नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी गहरी बात बोलता हूँ, तुम पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। इस दुनिया में कोई भी आइसोलेटेड है, तुम्हें अगर रेडिकल चाहिए वो स्टेबल होगा तो वो दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो उसके पास बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए जिससे वो एक दूसरे के साथ कपल ना कर सके, जैसे टेम्पो एग्जांपल है, टेम्पो इज़ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि इसकी रिएक्शन तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल में देखने को मिलेगी। वो बनाया था ना नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर, उसी को टेम्पो बोलते हैं। अब क्या है कि कोई भी रेडिकल अगर स्टेबल होगा तो दो ही फॉर्म में हो सकता है, या तो उस रेडिकल पे बहुत ज़्यादा बल्कीनेस आ रखी है, बल्कीनेस आने से वो एक डायमराइजेशन नहीं कर पा रहा, और डायमराइजेशन नहीं कराएगा तो अपनी फॉर्म में वो क्या रहेगा, स्टेबल ही पड़ा रहेगा। दूसरा कि वो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट हो, और जब ऐसे ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तब भी वो हमारा क्या होगा, स्टेबल ही होगा। तो तुम्हें इस चीज़ को याद रखना है, इस एग्जाम्पल को भी याद रखना है, जो तुम प्रोडक्ट बार बार मिस्टेक कर देते हो। तुमने तो रट्टे मार रखे हैं ना दबा के कि जब डायमराइजेशन होगा तो तुरंत बस कपलिंग दिखानी है, उधर से एक कंपाउंड को वो लाना है, इधर से इस कंपाउंड को ये लाना है और डायरेक्ट कपल दिखा देना है, बात खत्म। बोलो खत्म हुआ। अब ऐसे ही अगर दो क्वेश्चन और पूछ लूँ मैं तुमसे, क्वेश्चन क्या, देखो दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि डायमराइजेशन प्रोडक्ट क्या होगा और प्रोडक्ट होने के बाद उनका रेट क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, KF1 KF2, बोलिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू, बोलिए दोनों के लिए बताइए क्या होगा। दोनों के लिए सेम ही है, ऑप्शन ए बी सी, KF1 KF2 KF1 KF2, बताओ क्या ऑर्डर होगा, बोलो जल्दी, हाँ बोलो। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल देखोगे। दूसरा क्वेश्चन और भी देखो, दोनों में डायमराइज करके देखो। सिंपल सी बात है, जब ClO2 डायमराइज करेगा तो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पड़ा है, ये देखो हो गया सिंपल सा। अब ऐसे ही क्या होगा, एक क्लोराइड यहाँ पे होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, ये हुआ। तीसरा ClO3, ये ओड इलेक्ट्रॉन है और इधर से ये ओड इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों आपस में कपल करने, बताओ मुझे, ये A पार्ट हो गया, ये B पार्ट हो गया, इन A और B में डायमराइजेशन करना इजी किसके केस में होगा, बोलो मुझे। अब होगा क्या कि जब एक ClO2 मॉलिक्यूल और एक ClO2 मॉलिक्यूल आपस में कपल करने आएंगे, तो कपल करने तो आ रहे थे
उन्हें तो बस खाली इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पास में जाके देखा, वो भाई साहब ये तो दो लोन पेयर भी प्रेजेंट है, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, और इधर से ये लोन पेयर, इधर से लोन पेयर जब आपस में अप्रोच करेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से कभी कभी इन दोनों कंपाउंड के बीच में कपलिंग नहीं हो पाएंगी, और जब कपलिंग नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो KF2 होगा, ये KF2 होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, KF1 हो जाएगा। सिंपल सा इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ये ClO3 इधर है, वो ClO3 इधर है, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, sp3 होती है। अब इस केस में इधर से ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, इजिली कपल कर जाएगा, और जो हमारा KF2 होगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा KF1 से। तो तुम इजिली क्या देखते हो कि जो Cl2O6 है वो बहुत ज़्यादा इजिली फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन हमारा Cl2O4 वो इजिली फॉर्मेशन नहीं हो पाता। बात समझ रहे हो? तो रीज़न क्या है, लोन पेयर होने की वजह से क्लोराइड पे ये एक आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से वो आपस में कपलिंग नहीं दिखा पाएंगे। सेम एग्जांपल है NO का और NO2 रेडिकल का। तुमने कभी भी देखा होगा, ये क्वेश्चन तुम्हें 11th-12th क्लास में भी मिला होगा कि जब हम NO को डायमराइज करते हैं तो हमें ये N2O2 प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन जब हम NO2 को डायमराइज करते हैं तो हमारा ईजिली डायमराइज हो जाता है और हमें N2O4 मिल जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि NO रेडिकल होता है वो डाइमराइज नहीं होता, जबकि NO2 रेडिकल है वो इजीली डाइमराइज होकर N2O4 बना लेता है। तो इस केस में भी जो KF2 होगा वो ग्रेटर देन होगा KF1 के। आंसर सेम है, जब भी ये डाइमराइजेशन करने जाएगा तो डाइमराइजेशन करने के बाद ये NO2 रेडिकल हुआ और इसके पास क्या होता है, लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। तो जब ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से उधर से दूसरा नाइट्रोजन आएगा, उसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। तो जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से कभी भी दो NO रेडिकल आपस में कंबाइन नहीं हो पाते और हमारा N2O2 रूम टेम्परेचर पर फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से ही आएगा, तुम्हें फ्री रेडिकल दिखेगा तो तुम्हें सारे अपने चक्षु नैन खोल लो सारे। मैं हर चीज़ तुम्हें नहीं बता सकता, पूरी की पूरी बुक नहीं छाप सकता यहाँ पे, लेकिन जितनी चीज़ बता रहा हूँ अगर वो सारे कंसेप्ट तुम अप्लाई करने सीख गए तो मैं बता रहा हूँ कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। बस क्वेश्चन को जितना इजी तुम्हें दिखता है, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन जो तुम्हें ये दिख रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बना के देखो। हर कोई क्वेश्चन होगा इन्हीं सारे कंसेप्ट से रिलेटेड होगा, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो उस क्वेश्चन से बाहर हो। या तो तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है या एंडिंग में पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट तुमने वो पढ़ा ही होगा, बशर्ते बस तुम्हें याद ना हो। अब तुम्हें हर चीज़ को याद रखने के लिए रिवाइज करना पड़ता है, और रिवाइज तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा ही, चाहे एग्जाम सर पे आ रहे हो या कैसे आ रहे हो, तुम्हें 2-2 3-3 बार तो हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए, टिप्स पे चीज़ें हो जानी चाहिए कि हाँ इतने सारे कंसेप्ट हमने पढ़े हैं। तो देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन जब तुम रट लेते थे ना, NO रेडिकल कंबाइन करते हैं, NO2 रेडिकल N2O4 इजिली फॉर्मेशन होता है, लेकिन N2O2 नहीं होता कुछ भी। वो रीज़न यही है कि इसमें फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, और फ्री रेडिकल तो है ही, साथ में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पास नहीं आने देते। कैसे पास आने देंगे, तो जब पास नहीं आएगा तो हमारा डाइमराइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये पूरी कहानी किसकी थी, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की। उसमें मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ध्यान रखो, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाना चाहिए, तभी तुम उसका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा सकते हो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को। दूसरा, उसके ऊपर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो तभी वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो गया तो सारे के सारे एस कैरेक्टर लोन पेयर खा जाएगा, फिर उसे हाइब्रिडाइजेशन में कैसे कर ला पाओगे। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, इन बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, जब भी कोई ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है तो पार्टिसिपेट करने के दौरान उनकी बिल्कुल आइडियल जो मिक्सिंग होती है वो नहीं हो पाती कंप्लीटली। जैसे उस NO2 का एग्जांपल याद रखना, बाकी मैं और केस में तुम्हें नहीं बता रहा, नहीं तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है। जो NO2 के रेडिकल के उसमें बताया था उसका बॉन्ड एंगल याद रखना। ऐसे ही CH2F का, उनका मैंने बॉन्ड एंगल को अरेंज किया था, वो बताया था। साथ ही जरूरी नहीं है कि हर एक शेप सेम होने से, पिरामिडल शेप सेम होने से बॉन्ड एंगल भी सेम हो जाता है, नहीं। ऐसे एग्जांपल बहुत बता चुका हूँ, NH3, NF3, NCl3, ये सारे एग्जांपल पहले भी डिस्कस किए थे जिसमें NBPR लग जाता है। ऐसे ही तुम्हारा CH3 रेडिकल या CF3 रेडिकल और NH3 रेडिकल में बॉन्ड एंगल डिफरेंस आ जाता है, दोनों के दोनों पिरामिडल होते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी अब तुम्हें क्वेश्चन में आ जाए
या तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है यहाँ से, CH3 लिख के दे देगा, CH3 रेडिकल और CF3 लिख कर दे देगा, या तुम्हें आइसो स्ट्रक्चरल पूछ लेगा कि आइसो स्ट्रक्चरल क्या होंगे। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बस ये है कि तुम्हें अब चीज़ करा दी है तो तुम इजीली कर सकते हो। तो तुम्हारा ओड इलेक्ट्रॉन का खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन इन कोवैलेंट सॉलिड कंपाउंड।